आज की इस गहन चर्चा में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं ना, वो भारतीय राजनीति के एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक विशाल व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। जी बिल्कुल। जिन्हें अक्सर अजात शत्रु कहा जाता है या फिर राजनीति का भीष्म पितामह। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। बहुत ही सटीक परिचय दिया आपने। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो सामग्री है ना, उसमें ऐतिहासिक वृत्त चित्र है, राजनीतिक विश्लेषण है और उनके वो मशहूर संसदीय भाषण भी। बिल्कुल, उनके संसदीय भाषणों के अंश, समाचार रिपोर्ट और उनकी वो प्रसिद्ध कविताएं भी शामिल हैं। इन सब का एक पूरा संग्रह है जो उनके जीवन को बहुत करीब से दिखाता है। एकदम सही कहा। और देखिए, हमारा मिशन यहाँ सिर्फ एक राजनेता की कोई टाइमलाइन या उनका बायोडेटा पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो कहीं भी मिल जाएगा। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य उस इंसान को समझना है जिसने गठबंधन की राजनीति के उस जो एक बहुत ही अस्थिर भंवर था ना, उसके बीच देश को एक स्पष्ट दिशा दी। जी, वो नेता जो अपनी गजब की हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे और जिनके लिए अक्सर एक जुमला इस्तेमाल होता था, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, यानी सही व्यक्ति लेकिन गलत पार्टी में। ये बहुत ही दिलचस्प जुमला है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। चलिए, और ये डिकोड करना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम इन सारे दस्तावेजों को गहराई से पढ़ते हैं ना, तो हम पाते हैं कि उनका व्यक्तित्व किसी एक सीमित सांचे में फिट बैठता ही नहीं है। मतलब वे एक ही समय में एक प्रखर राजनेता भी थे, एक संवेदनशील कवि भी थे और एक बहुत ही धारदार पत्रकार भी। बिल्कुल, और एक ऐसे इंसान भी जिन्हें उनके सबसे कड़े राजनीतिक विरोधियों से भी उतना ही सम्मान मिला जितना कि अपनों से। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि उनके इस बहुआयामी व्यक्तित्व की जड़ें उनके शुरुआती जीवन में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। हाँ, अगर हम 25 दिसंबर 1924 की बात करें, जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। जी, उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी पेशे से एक स्कूल टीचर थे और साथ ही हिंदी और ब्रज भाषा के प्रख्यात कवि भी थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कविता या फिर भाषा पर जो उनकी पकड़ थी और शब्दों का जो जादू अटल जी की पहचान बना, वो उन्हें विरासत में मिला था। एकदम सही। और आज के दस्तावेजों को खंगालते हुए उनके छात्र जीवन का एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सामने आया है। मतलब शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे। अरे हाँ, वो कानपुर वाला किस्सा। हाँ, जब अटल जी ने कानून की पढ़ाई के लिए कानपुर के डीएवी कॉलेज में एलएलबी में दाखिला लिया ना, तो उनके पिता ने भी उसी साल उसी कॉलेज में उनके साथ ही लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। है ना कमाल की बात। मतलब ये कल्पना करना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि पिता और पुत्र एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठे हैं। हाँ, और एक ही हॉस्टल के कमरे को साझा करते हुए कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा तो फिल्मों में भी कम ही देखने को मिलता है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है उनके जीवन में साहित्य, विचार और राजनीति का वो संगम जो हमेशा उनके साथ परछाई की तरह चला। उनका सफर सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सफर नहीं था। देखिए, 1939 में जब वे महज एक छात्र थे, तभी उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हो गया था। जी, और इसके बाद वे पत्रकारिता की दुनिया में आए। पांचनन्य और राष्ट्र धर्म जैसी पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े। और यही वो दौर था जिसने उनकी वैचारिक नींव को बहुत मजबूती से गढ़ा। बिल्कुल गढ़ा। यही कारण है कि जब वे बोलते थे तो उनके भाषण कभी भी नीरस या रटे रटाए राजनीतिक बयान नहीं लगते थे। उनमें एक साहित्यकार की दार्शनिक गहराई होती थी। हाँ, और एक पत्रकार की स्पष्टता साफ झलकती थी। और इसी युवा अवस्था में उनकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना भी लिखा गया जो हमेशा के लिए एक अधूरा लेकिन बेहद खूबसूरत किस्सा बन गया। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज के दिनों की बात है। इसे अक्सर 1942 की लव स्टोरी कहकर याद किया जाता है। जी। अटल जी को राजकुमारी कौल नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया था। अब उस दौर के सामाजिक परिवेश को समझना होगा, जहाँ सीधे जाके दिल की बात कहना कोई आसान काम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अटल जी ने एक किताब के अंदर एक खत रखा और वो किताब राजकुमारी जी को दे दी। और दस्तावेजों के मुताबिक राजकुमारी ने उस खत को पढ़ा और उसका जवाब भी लिखा था। उन्होंने भी अपना जवाब एक दूसरी किताब में रखकर वापस भेजा। लेकिन नियति का खेल देखिए, वो किताब अटल जी तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। वे हमेशा उस खत का इंतजार करते रहे और आजीवन अविवाहित रहे। ये बहुत ही मार्मिक है और इस व्यक्तिगत पहलू का प्रभाव उनके सार्वजनिक जीवन पर भी दिखा।
और इसी बात पर उनकी वो मशहूर हाजिर जवाबी भी देखने को मिलती थी। अरे हाँ, जब भी मीडिया वाले या पत्रकार उन पे तंज कसते थे जी, उन्हें कुंवारा कहकर संबोधित करते थे ना, तो वे कभी असहज नहीं होते थे। बिल्कुल नहीं। वे तुरंत मुस्कुराकर पलटवार करते और कहते, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं। क्या बात है, मतलब शब्दों का खेल देखिए। हाँ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा जवाब था। ये उनकी वो बेबाकी थी जो उन्हें आम राजनेताओं की उस भीड़ से बहुत अलग खड़ा करती थी, जो अक्सर अपने निजी जीवन पर बात करने से कतराते हैं। एकदम सही। और उनकी यही बेबाकी और हाजिर जवाबी सिर्फ प्रेस वालों तक सीमित नहीं थी। जो विदेश की संसद पहुंचे तो यही उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। और उनका संसदीय जीवन कोई छोटा मोटा नहीं था, 40 वर्षों से भी अधिक का रहा। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 10 बार लोकसभा के सांसद और 2 बार राज्यसभा के सांसद। इस रूप में देश का प्रतिनिधित्व करना एक असाधारण उपलब्धि है। और इसी लंबे सफर में 1975 के आपातकाल का वो अंधकारमय दौर भी आया, जब लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। जी, और अटल जी को 18 महीने तक बेंगलुरु की जेल में बंदी बनाकर रखा गया। जेल के उस कठिन दौर का भी एक बहुत ही, क्या कहें, मजेदार वाकया इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो कमर दर्द वाला? हाँ, जेल की सख्त परिस्थितियों में रहने के दौरान अटल जी की कमर में बहुत तेज दर्द रहने लगा था। तो एक दिन जब डॉक्टर उनका मुआयना करने आए तो उन्होंने जांच के बाद कहा, लगता है आप ज्यादा झुक गए हैं, इसलिए आपकी कमर में ये दर्द हो रहा है। इस पर अटल जी ने जो जवाब दिया ना, वो सिर्फ एक मरीज का जवाब नहीं था, वो तो उनकी पूरी राजनीतिक और व्यक्तिगत फिलॉसफी का निचोड़ था। बिल्कुल। उन्होंने दर्द से कराहते हुए भी कहा, डॉक्टर साहब, ये कहिए कि ज्यादा मुड़ गए हैं, क्योंकि झुक तो हम सकते ही नहीं। वाह, ये जवाब उनके अडिग चरित्र को पूरी तरह से परिभाषित करता है। एकदम। और अगर हम इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये साफ दिखता है कि यही वो अडिग स्वभाव था जो लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा में झलकता था। वे एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म यानी सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता में गहरा विश्वास रखते थे। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना या सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद विरोधियों का पूरा सम्मान करना भी था। जी, और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखना था। इस वैचारिक उदारता का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी। जब अटल जी देश के विदेश मंत्री बने थे, हाँ, तो कार्यभार संभालने के बाद वे एक दिन साउथ ब्लॉक्स की गलियारे से गुजर रहे थे। उस दीवार पर पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर लगी रहती थी, जो उस दिन वहां नहीं थी। बिल्कुल। किसी अधिकारी ने शायद ये सोचकर वो तस्वीर हटा दी होगी कि अब तो केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आ गई है, तो वे इसे पसंद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अटल जी ने तुरंत रुककर पूछा कि वो तस्वीर कहाँ गई। वहां मौजूद अधिकारियों के पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर अटल जी के स्पष्ट निर्देश पर वो तस्वीर ससम्मान वहां वापस लगा दी गई। ये वाकया सच में बताता है कि वे राजनीतिक रूप से धूर विरोधी होने के बावजूद राष्ट्र निर्माताओं का कितना सम्मान करते थे। और ये सम्मान एक तरफा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनके विरोधियों ने भी उनकी इस गरिमा को पहचाना। 1994 का वो ऐतिहासिक समय इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली कांग्रेसी सरकार थी। जी, और जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र चल रहा था। वहां पाकिस्तान भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो उस नाजुक मौके पर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी पार्टी के किसी नेता को नहीं भेजा? नहीं, उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना। ये भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी और अनूठी तस्वीर थी। सोचिए, विपक्ष का नेता एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सरकार और अपने देश का बचाव कर रहा था, और उन्होंने वहां भारत का पक्ष इतनी मजबूती से रखा कि पाकिस्तान को कूटनीतिक हार का सामना करना पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी छाप की बात करें ना, हाँ, तो 1977 में विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव भी उन्हीं के नाम है। हाँ, उस वैश्विक मंच से उन्होंने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश अपनी मातृभाषा में दिया था। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति कूटनीति में इतना माहिर था, जिसे पूरे देश में इतना सम्मान प्राप्त था, उसका देश के सर्वोच्च पद यानी सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सफर उतना ही अस्थिर और नाटकीय रहा।
1996 का राजनीतिक घटनाक्रम तो किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं था। एकदम सही कह रहे हैं आप। देश एक पार्टी के प्रभुत्व से निकलकर क्षेत्रीय दलों की राजनीति में प्रवेश कर रहा था। चुनाव हुए और बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल जी प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन सदन में बहुमत साबित करने का जो जादुई आंकड़ा था वो उनसे बहुत दूर था। और सिर्फ 13 दिन के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वे बहुमत नहीं जुटा पाएंगे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पर उस दिन संसद में विश्वास मत पर बहस के दौरान दिया गया उनका भाषण इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। वो लाइनें रोंगटे खड़े कर देती हैं। उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। कमाल का भाषण था। वो 13 दिन की सरकार का गिरना दरअसल भारत में गठबंधन राजनीति यानी कोलिशन पॉलिटिक्स के एक बेहद चुनौतीपूर्ण और अस्थिर दौर की शुरुआत थी। जी। अटल जी के इस्तीफे के बाद 13 अलग अलग छोटी बड़ी पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा बनाया। इस मोर्चे को बाहर से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था और पहले एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। हाँ, लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी ने अचानक बिना किसी ठोस कारण के समर्थन वापस ले लिया। फिर इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन राजनीतिक स्थिरता फिर भी नहीं आई। उसी दौरान जैन कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई। ये कमीशन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश की जांच कर रहा था। और इस लीक हुई रिपोर्ट में कथित तौर पर डीएमके पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। बिल्कुल। अब चूंकि डीएमके उस समय गुजराल सरकार का हिस्सा थी, तो कांग्रेस ने गुजराल सरकार से मांग की कि डीएमके के मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, जिसे गुजराल जी ने खारिज कर दिया। और नतीजतन कांग्रेस ने फिर से समर्थन खींच लिया। इस पूरी राजनीतिक रस्साकशी और स्वार्थ की राजनीति ने देश को कुछ ही समय में एक बार फिर मध्यावधि चुनाव में धकेल दिया। और इसी उथल पुथल के बाद आता है 1998 का साल। जी। अटल जी की सत्ता में वापसी होती है। इस बार उनकी सरकार 13 महीने चली और ये 13 महीने भारत के सामरिक इतिहास के सबसे निर्णायक महीने थे। बिल्कुल। मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक के बाद एक 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। उस समय अमेरिका के CIA सैटेलाइट्स आसमान से भारत के हर कदम पर नजर रखे हुए थे। पर भारतीय वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनकर सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और परीक्षण से ठीक पहले का जो किस्सा है बहुत रोमांचक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वाजपेयी जी हॉटलाइन पर जुड़े हुए थे। जी। कलाम साहब ने कहा, परमाणु बम रेडी है, हम ट्रिगर दबाने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? और अटल जी का जवाब बेहद शांत और दृढ़ था, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़िए। उस दिन भारत ने दुनिया की महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया था। और इसके तुरंत बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अटल जी इस दबाव के आगे झुके नहीं। उन्होंने कूटनीति के जरिए दुनिया को समझाया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण आत्मरक्षा के लिए है। एक तरफ जहां वे देश को सामरिक रूप से अजेय बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित करने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे। जी। और इसी दिशा में 1999 में उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, दिल्ली से लाहौर तक की ऐतिहासिक बस यात्रा, जो दोनों देशों के बीच बर्फ पिघलाने की एक गंभीर कोशिश थी। और उस लाहौर यात्रा का माहौल काफी भावुक था और कूटनीतिक रूप से जटिल भी। हाँ, लेकिन वहां भी अटल जी का सेंस ऑफ ह्यूमर कम नहीं हुआ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला किस्सा। बिल्कुल। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने अचानक उनसे चुटकी लेते हुए पूछा, आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। अब कोई और राजनेता होता तो शायद इस असहज सवाल को टाल जाता या कोई रूखा सा कूटनीतिक जवाब देकर निकल जाता। लेकिन हाजिर जवाब अटल जी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ तुरंत पलटकर कहा, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। ये सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया होगा। हाँ, और फिर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन देखिए, इसी बीच देश के भीतर की राजनीति अपना क्रूर खेल खेल रही थी। गठबंधन की मजबूरियां। हाँ, अप्रैल 1999 में तमिलनाडु की प्रमुख नेता जयललिता ने अपनी कुछ राजनीतिक मांगे न माने जाने पर अटल सरकार से समर्थन वापस ले लिया। और फिर संसद में विश्वास मत हुआ। और ये देखना भारतीय लोकतंत्र के सबसे नाटकीय पलों में से एक था,
जब अटल जी की सरकार केवल 1 वोट से गिर गई। सिर्फ 1 वोट का फासला। जी। लेकिन उन्होंने किसी तरह की खरीद फरोख्त नहीं की और सीधा इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ और फिर आम चुनावों में जनता ने उनके नेतृत्व पर मुहर लगाई और उन्हें भारी बहुमत के साथ वापस सत्ता में भेजा। और 1999 से 2004 तक उन्होंने गठबंधन की 24 अलग अलग पार्टियों को एक साथ साधते हुए अपना 5 साल का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। ऐसा करने वाले वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल। और इन 5 सालों में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और बुनियादी ढांचे के विकास पर जो काम हुआ ना, उसने आधुनिक भारत की तस्वीर बदल दी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। हाँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसके तहत देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को विश्व स्तरीय हाईवे नेटवर्क से जोड़ा गया। इसने देश की अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व गति दी थी। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने भारत के दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा। इससे ग्रामीण भारत का जीवन पूरी तरह से बदल गया। इसके अलावा भारत में टेलीकॉम क्रांति की नींव भी उसी दौर में प्रमोद महाजन जैसे दूरदर्शी नेताओं के साथ मिलकर रखी गई, जिसने मोबाइल फोन को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। और शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, जिसका नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। ये सब उनकी विजन का ही परिणाम था। यही कारण है कि आज उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को पूरा देश सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाता है। हालांकि यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। जी। एक महान नेता का मूल्यांकन सिर्फ उसकी सफलताओं और बड़ी योजनाओं से तो नहीं किया जा सकता ना, बल्कि उन जटिलताओं, चुनौतियों और मजबूरियों से भी होता है जिनका उसने अपने कार्यकाल में सामना किया। बिल्कुल सही बात है। हमारे स्रोतों और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार गठबंधन की राजनीति और अपनी ही पार्टी के भीतर के वैचारिक द्वंद्वों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें पैदा की। यहीं पर वो राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी वाला जुमला फिर से प्रासंगिक हो जाता है। जैसे कि 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस। जी। कई राजनीतिक दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि वे इस घटना के पक्ष में नहीं थे और इसे स्पष्ट रूप से रोकना चाहते थे। इस घटना के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से गहरा दुख भी जताया था। और इसके अलावा 1999 का कंधार विमान अपहरण कांड यानी IC-814, वो भी उनके कार्यकाल का एक बहुत बड़ा संकट माना जाता है। वो एक ऐसा समय था जहां एक तरफ राष्ट्र की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति थी, और दूसरी तरफ अपहृत विमान में फंसे सैकड़ों बेगुनाह नागरिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी। अंततः एक बहुत बड़े नैतिक संकट के बीच इंसानियत और नागरिकों की जान बचाने के दबाव में उनकी सरकार को खूंखार आतंकियों को छोड़ने का कड़वा फैसला लेना पड़ा था। इसके बाद 2002 के गुजरात दंगों का समय भी उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से बहुत पीड़ादायक बताया गया है। हाँ, राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार उस दौरान एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने राजधर्म का पालन करने की जो नसीहत दी थी, वो आज भी राजनीति विज्ञान की बहसों का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और इन सभी घटनाओं के दौरान ये भी देखा गया कि उन्हें पार्टी के भीतर ही लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं की हार्ड लाइन यानी थोड़ी सख्त वैचारिक लाइन को संतुलित करने में कई बार अपनी राजनीतिक सीमाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे खुद को हमेशा एक नरमपंथी, सर्वसमावेशी और उदारवादी नेता के रूप में बनाए रखना चाहते थे। जी। और उनकी इसी समावेशी सोच का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रमाण कश्मीर को लेकर उनका नजरिया था, जो आज भी मिसाल है। बिल्कुल। उन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। उनका स्पष्ट मानना था कि किसी भी जटिल राजनीतिक या सीमा समस्या का समाधान केवल मजहब के चश्मे से या बंदूकों के बल पर नहीं निकाला जा सकता, बल्कि इंसानियत के उसूलों, लोकतंत्र यानी जमहूरियत में विश्वास और उस जगह की मूल साझा संस्कृति यानी कश्मीरियत को अपनाकर ही कोई स्थायी हल खोजा जा सकता है। और ये आज भी कश्मीर के संदर्भ में भारत का सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला दृष्टिकोण है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम इन तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजनीतिक घटनाओं, उनकी लिखी कविताओं और संसद में गूंजते उनके भाषणों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक युग पुरुष के रूप में उभरते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा नेता जिसके लिए सत्ता का भी साध्य नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक साधन थी। और आज के इस दौर में जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना अधिक बढ़ गया है
कि संवाद की गुंजाइश ही कम होती जा रही है। ऐसे में एक ऐसे नेता का होना जिसे हर एक राजनीतिक दल, यहाँ तक कि उनके धुर विरोधी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर असीम सम्मान देते हों, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। सही मायने में वे भारतीय राजनीति के एक ऐसे अनूठे सुर थे जिसमें भले ही अलग अलग विचारधाराओं के वाद्य यंत्र बज रहे हों, लेकिन उनसे निकलने वाला संगीत हमेशा राष्ट्र को जोड़ने वाला और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला ही पैदा होता था। बहुत खूब कहा आपने। इस गहन चर्चा के अंत में इन सभी बातों से जुड़ा एक बहुत गहरा और विचारोत्तेजक पहलू सामने आता है। जी, उन्होंने एक बार अपनी कविता और विचारों के माध्यम से कहा था कि मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई मेरी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसे दौर में जब राजनीति अक्सर सिर्फ सत्ता हासिल करने, चुनाव जीतने की रणनीतियों और वोट बैंक के आंकड़ों के जोड़ तोड़ तक सिमट कर रह गई है, क्या आज के समय में किसी राजनेता के लिए अपने देश को महज एक भौतिक नक्शे या जमीन के टुकड़े से परे एक जीवित, सांस लेते राष्ट्र पुरुष के रूप में देखना और उस पर इतनी संवेदनशील कविता लिखना संभव है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या राजनीति और विशुद्ध कविता का वो अनूठा ठहराव भरा दौर अटल जी के साथ ही हमेशा के लिए अस्त हो गया? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। आज जिन दस्तावेजों और घटनाओं का विश्लेषण किया गया है, वे इस विशाल व्यक्तित्व को समझने की दिशा में एक कदम भर हैं। इस विषय की गहराई ये सोचने पर मजबूर करती है कि इसके और भी कई पहलू हैं जिन्हें भविष्य में खंगाला जा सकता है और जिनसे राजनीतिक शुचिता के कई पाठ सीखे जा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई अहम जानकारियों के साथ।